जलसो राजस्थानी रो जलसो घोर घणो अंधार दिवटियो कुण धरसी समंदर भरे उछाल लहर में कुण तिरसी बैठी टांग पसार हाँपती जिंदगानी मौत बने मिजमान सरबरा कुण करसी। इन 2 दिवसीय अंजस महोत्सव में आप सगळ्यारो में गणमान आभारी हूं और स्वागत करूं आज इन सेशन में बाता ही बाता। और वो जो सेशन है इनमें अपन साथे बाता ही बाता से संबंधित बात करना सारू मंच बातें मौजूद है। आज जो मालचंद जी तिवारी साहब जो कि बीकानेरू पधारिया है, साथ ही श्रीमान जीवन सिंह जी जुरहरा जो कि अलवर से पधारिया है और हमारे साथ मंच पर विराजमान है आदर जोग मान्यता रचनाकार कवि प्रभात जी सवाई माधोपुर। मैं समय रो सदुपयोग करता था का मालचंद जी और जीवन सिंह जी पधारे उनसे पहला अपने बीचे मंच पर विराजमान है आदर जो प्रभात जी आप संक्षिप्त परिचय में आप तय पुगावनी चाहूंगा। उनसे पहला आपके सम्मान में एक छंद है कि सहना आई मांदी पड़ी गूंगा हो गया गीत सगपणरी बोली लगी कोटे चढ़गी प्रीत। आदर जो जीवन सिंह जी से मैं निवेदन करूं कि आप मंच पर पधारे। प्रभात जी दूसरा मान्यता कवि है और बाल साहित्य में आप अद्भुत काम है, ऐतिहासिक काम है। लगे टगे 40 से लेर 50 के बीचे बाल साहित्य में तो आपकी पोथियां प्रकाशित है। राजस्थान में माड़ जगरोटी तलेटी और राजस्थान से मारे बेगा बज्जिका छत्तीसगढ़ी भोजपुरी और लोक साहित्य में भी आप बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप कई पोथियां संपादन और अनुवाद भी कर चुका है और आप देश की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं से पुरस्कृत और सम्मानित है। उनमें मैं अगर जिक्र करूं तो युवा कविता समय सम्मान 2012, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार 2010, सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2010 और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि आपने जोधपुर प्रतिष्ठित पुरस्कार राम प्रसाद दादीच सम्मान भी आपने मिलियोड़ो है। तो मैं इन मंच में आप स्वागत करूं, अभिनंदन करूं आदर जो प्रभात जी और आप सगळ्या से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा आप अभिनंदन करें। आप आगे जो मान्यता रचनाकार विराजमान है आदर जोग जीवन सिंह जी, आप सम्मान में आप संक्षिप्त परिचय में आप तो रखूं कि जान बने अनजान प्रीतरो रंग रच्या, जान बने अनजान प्रीतरो रंग रच्या, प्रीतम वाली प्रीत मिले न है प्राण तज्या। आदर जो जीवन सिंह जी रो वरद आशीर्वाद आप सबा आज मिल रही है। आप देश रा प्रतिष्ठित कविया में एक है और आलोचना के क्षेत्र में आप बहुत बड़ो नाम है और बहुत बड़ो काम है आप शोध दृष्टि से। और कवितारी लोक प्रकृति कविता और कवि कर्म अली बख्श ख्यालों का लोक रंग, लोक में राम और जुरहरा की रामलीला, उगा सूरज आधी रात, मुक्ति बोध, एक मनस्वी कवि आप ये ख्यात नाम रचनावा है। आप हिंदी ने टाल राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मेवाती और ब्रजमाई बहुत महत्वपूर्ण काम करियो है और राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर रोज सर्वोच्च मीरा पुरस्कार आपने मिल चुके है। अपने वास्ते गर्व की बात है, गुमेज की बात है कि आज आदर जोग जीवन सिंह जी भी इन मंच बाते विराजमान है। इन मंच बाते मालचंद जी अलावा एक और राजस्थानी ख्यात नाम रचनाकार मान्यता लोक साहित्य रा मर्मज्ञ आदर जो प्रोफेसर डॉक्टर सोहन दान जी चारण साहब रो भी पधारणो वेणो हो, लेकिन
वाणो स्वास्थ्य लाला 7-8 दिनासून बहुत ज्यादा ठीक नहीं है इन वास्ते भी आज अपने विषय नहीं पधार पावेला। मैं वाने भी इन मन काने सो अभिनंदन करूँ वाणो, ताकि और मैं सगळा आप लोगों ने भी निवेदन करूँगा कि एक बार आप भी वहाँ राजस्थान में महान जो लोक साहित्य मर्मज्ञ है वाणे सम्मान में भी आप एक बार जोरदार ताली बजार वाणो अभिनंदन करें कि किन बात पूरी आप आखिरी जून तक राजस्थानी भाषा री सेवा करता रहा है और आज लग कर रहा है। आज जो को विषय है बाता ही बाता राजस्थानी रो मौखिक साहित्य, और इन बारे में कहो जावे के बात भली दिन पादरा पेंडज पाका बोर घर भींडल घोड़ा जने लाडू मारिया चोर कई नर सूता कई नर जागे सूतोड़ारी पागड़िया जागतड़ा ले भागे बाता हंदा मामला दरिया हंदा फेर नदियां बहे उतावली फिर घाले घेर बातों में हुकारो फौज में नगारो। पर सवाल वो है कि राजस्थानी साहित्य री आज जूनी परंपरा है बात साहित्य, एक अद्भुत परंपरा रही है मध्यकालीन में आदिकालीन में, वह परंपरा आधुनिक काल तक आवता आवता थोड़ी पेड़ गई है। तो इन परम विधा माते विचार करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी इनमें समझ सके कि वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण विधा ही और वर्तमान में इरो भविष्य कहीं है। इन इस तरह का सवाल जवाब इनमें वेला, और राजस्थानी साहित्य में वह जो को जूनी विधा है बात साहित्य, कहीं वो बात साहित्य आज आधुनिक कहानी रूप में आप मान सका या नहीं मान सका, इन चर्चा में ही अपने सामी बात आवेला। सबसे पहली में मंच में विराजमान है आदर जोग जीवन सिंह सा। मैं जीवन सिंह सा से एक सवाल करनी चाहूँ कि हुक्म बात परंपरा आज आखा राजस्थान में मिले, वो चाहे बाड़मेर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे कोटा बूंदी हो, चाहे मेवाती क्षेत्र हो, चाहे और ऊपरे गंगानगर क्षेत्र में जावे, राजस्थान रो एड़ो कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है जटे जूनी बात परंपरा नहीं मिले। एड़ो कोई घर नहीं है राजस्थान में जटे बात ता नहीं वेती या आपरी दादी आपरा पोता ने बाता नहीं सुनावती। अटे विराजमान महाराज जो को पिता तुल्य बुजुर्ग है, माता तुल्य जो को मातृशक्ति है, वे जाने कि राजस्थान में बात परंपरा कितनी महत्व ही। और आप कई लोग बात सुनियोड़ा भी वेला आपरे दादो साहू आपरे दादी साहू। तो मैं आपसे वहां जानना चाहूँ कि आप बात परंपरा पूर्वी राजस्थान में भी मिले कहीं, और अगर मिले तो किन रूप में मिले? आप सभी रो अभिनंदन करूं और मैं क्षमा चाहूं कि आप जिस तरह से राजस्थानी बोलते हैं उस तरह से मैं, चूँकि मेरी मातृभाषा वो नहीं है इसलिए, और मैं पूर्वी राजस्थान से हूँ, और पूर्वी राजस्थान में आप जानते हैं कभी मेवात के लोग इधर पश्चिमी राजस्थान में रहे होंगे कभी, और किसी वजह से बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ पूर्व की तरफ, उनका आप्रवासन हुआ और वो मेवात का पूरा तबका ईस्ट राजस्थान में चला गया। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अभी अर्जुन देव चारण उस पहले सत्र में उधर जाजम वाले में मैं वहाँ बैठा था, वो कह रहे थे कि नाट्य शास्त्र में भरत ने 2500 साल पहले लगभग ये कहा, ये उल्लेख किया, वो राजस्थानी का उल्लेख कर रहे थे कि अरावली पहाड़ के आसपास जो समुदाय रहते हैं, 2500 साल पहले की बात है, जो समुदाय रहते हैं उनकी बोलियां औकारांत वाली बोलियां हैं। राजस्थानी भी औकारांत वाली बोली है, इसलिए वो कह रहे थे कि ये बहुत प्राचीन बोली है, 2500 साल पहले की बोली और भाषा है। ये कहने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रजभाषा भी औकारांत वाली है। कहाँ जा रहो है, कहाँ कर रहो है, कैसे बैठो है, कैसे उठ रहो है, कैसे सो रहो है,
कैसे जाग रहो है, यही बोलता है ब्रज में, और यही मेवाती में भी बोलता है। मेवाती भी हमारी औकारांत बहुल भाषा है, तो इस रूप में ये मिलती है। हम क्रियापदों में भी औ लगाते हैं और संज्ञा और विशेषण पदों में भी औ लगाते हैं। मुझे चूंकि मैं मध्यवर्गीय लोगों में ज़्यादा रहा, पहले तो मैं मेवाती खूब बोलता था और अभी भी कोशिश करूं तो बोल सकता हूं, लेकिन उसमें फिर वो टूटने फूटने की वो रहती है। तो मैं दरअसल मेरा जो स्वभाव बना है या मैं जो हूं वो ब्रज और मेवाती दोनों का मिला जुला एक रूप हूं। मेरी जो भाषा है वो आधी ब्रज है और आधी मेवाती है। हमारे यहाँ जो मेवाती बोलते हैं वो ठेठ मेवाती में भी बोलता है। हिंदू जो है वर्ग है उस पर ब्रज का असर ज़्यादा है। इसकी वजह है कि वो हिंदू संस्कारों से जो ब्रजभाषा का माधुर्य है वो उसको अर्जित करता है। रोजाना भागवत सुनता है, सूरदास के पद सुनता है, मथुरा जाता है तो मंदिरों में वहाँ बिल्कुल ब्रजभाषा बोली जाती है, वृंदावन जाता है तो वहाँ ब्रजभाषा का संस्कार है। मैं तो जाता नहीं, वो तो मुसलमान है, इस्लाम मतावलंबी है। तो एक ही जगह है, दो तरह के लोग कैसे अपनी भाषा को बदलते हैं। एक ही जैसी एक जगह रह रहे हैं, सारा काम एक जगह कर रहे हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक और धार्मिक संस्कार आदमी के होते हैं वो भाषा को अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। हिंदुओं की भाषा अपना स्वरूप वहाँ ग्रहण करती है। हिंदू से आप ऐसे नहीं सुनेंगे, जैसे मेरे गांव का नाम जुरहरा है, उसमें कोमल ध्वनियां हैं ब्रजभाषा की तरह, कोमल। लेकिन मेवाती में राजस्थानी की तरह उग्र ध्वनियां हैं। इसलिए मेवात के लोग मेरे गांव का नाम जुरहड़ा बोलते हैं। कहाँ से आ रहा है भाई? जुरहड़ा से आ रहा हूँ। कहाँ को जा रहा है? कामा को जा रहा हूँ, भरतपुर को जा रहा हूँ, वहालू जा रहा हूँ, इतलू जा रहा हूँ, उतलू जा रहा हूँ। तो वो उसकी जो वो है उस पर राजस्थानी का प्रभाव है, इसलिए उसमें जो दंत्य वर्ग की ध्वनियाँ हैं वो ज़्यादा हैं। हमारी जो ब्रजभाषा है एक ही जगह की, मैं कह रहा हूँ, एक ही गांव में बोलने वाले दो तरह के हैं। जो मेवों का मोहल्ला है, चूंकि वो धार्मिक दृष्टि से मथुरा के नजदीक होते हुए भी उस पर मथुरा की बोली भाषा का असर नहीं है। एक जमाने में असर था, तब वो चंद्रावल गुजरी जैसी बात कहता था। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बात की जो परंपरा है वो तो मनुष्य के साथ है। कोई भी ऐसा संसार में नहीं होता जो आपस में शुरू से बातचीत नहीं करता। कोई भी ऐसी दुनिया में नहीं। जब से सृष्टि शुरू हुई है लगभग तभी से, और जब से आदमी ने बात करना शुरू किया है तभी से बात की परंपरा है और उसकी बोली और भाषाओं में वो आती है। जीवन सिंह साहब, मैं अपने निवेदन करने चाहूँ कि आप रे मेवाती जो को क्षेत्र है वटे दो चार बातों में, एक बात तो एक कोलाणी की बात और एक घासेड़ा बात की बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, चर्चित है। तो मैं चाहूँगा कि आप आज को कोलाणी की बात है, माते आपने एक पुस्तक भी आयोडी है, तो भी मत आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि एक्चुअल में कई बात है। देखिए, जहाँ तक बात का स्वभाव है, बात में दो चीज़ें होती हैं। एक अंग्रेजी में कहूँ तो परसेप्शन होता है और दूसरा कहूँ तो शास्त्रीय दृष्टि से कंसेप्शन होता है। परसेप्शन और कंसेप्शन मिलकर दोनों बात को पूरा करते हैं। यद्यपि बात या लोक साहित्य में, बात में ही नहीं पूरे लोक साहित्य में परसेप्शन ही ज़्यादा होता है, कंसेप्शन नहीं होता उतना। कॉन्सेप्ट नहीं होता वहाँ, कॉन्सेप्ट तो शास्त्र में बनते हैं। इसलिए परसेप्शन जो प्रत्यक्ष बोध है जिंदगी का, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो अगर प्राप्त करना है तो आपको लोक साहित्य के मार्फत ही करना पड़ेगा। तो आपने उल्लेख किया कोलाणी की बात का और घासेड़ा की बात का। बात मेवात में बहुत है, मेवात में सबसे अधिक हैं तो बात है, और उसके बाद दूसरा जो साहित्य है वहाँ वो है तो वो दोहा है। दोहा है, सबसे ज़्यादा दोहे कहे वहाँ के कवियों ने और सबसे ज़्यादा बात कही। और ये कहा मेवात के बारे में, नू तो सारी कौम ही रहा एक ही साथ, पर मेव घना तादाद में नू बाजे मेवात। यूँ तो यहाँ सारी कौमें ही एक साथ रहती हैं, नू तो सारी कौम ही रहा एक ही साथ, पर मेव घना तादाद में
यूं 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 कहे में मेवात, मेव चूंकि ज्यादा तादाद में रहते हैं इसलिए इस स्थान को मेवात कहते हैं। और इत दिल्ली उत आगरा, मथुरा और बैराट, काड़ो पहाड़ सुहावनो जाके बीच बसे मेवात, ये ज्योग्राफी है दोहों में बताई। इत दिल्ली उत आगरा, वो ये सीमाएं है मेवात की। और इत दिल्ली उत आगरा, मथुरा और बैराट, बैराट जयपुर जिले में आता है, ये सीमाएं हैं। और काड़ो पहाड़ सुहावनो उसके केंद्र में है, काला पहाड़ का मतलब अरावली पर्वत, ये केंद्र में है मेवात के। काड़ो पहाड़ सुहावनो और नुबाजय मेवात, ये मेवात का एक ज्योग्राफी है, उसका एक इतिहास है। और अगर जैसे इतिहास इस समय जन इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हुई है, राजाओं का इतिहास तो बहुत लिखा हुआ है, हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन इस समय के जो हिस्टोरियंस हैं वो ये धारणा उनकी बनी है कि आम जनता का इतिहास लिखा जाना चाहिए। तो उसमें एक बहुत बड़ा सोर्स उन्होंने बात साहित्य को माना है। जैसे कौलानी की बात का महत्व यह है कि जो दूसरा राजा अलवर का हुआ, अलवर में 18वीं शताब्दी के अंत में अलवर रियासत बनी, उससे पहले वो जयपुर रियासत थी, भरतपुर रियासत में हिस्सा था, और उससे पहले वो खानजादाओं का स्टेट थी। उससे पहले जो खानजादे थे, अलावल खां और उनका बेटा हसन खां मेवाती, उनकी स्टेट थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब अलवर स्टेट बन गई तो उस अलवर स्टेट से जुड़ी हुई राजनीतिक संघर्ष की कहानियों को बातों में बनाया जाने लगा। मीरासियों ने केवल कल्पना से बातें नहीं लिखी, वो बातें लिखी जिनमें आम आदमी राजा से लड़ जाता है, राजा से, अपने राजतंत्र से। जब कौलानी एक गांव है अलवर जिले में, और वो बाघोड़ा की पाल कहलाती है। मेव पालों में बटे हुए हैं, 52 पाल हैं मेवों की, न अपने 5 पाल हैं और 52 गोत्र हैं, और उससे उनकी संरचना, सामाजिक संरचना बनती है। तो अलवर के एक अधिकारी ने, जो मुसलमान ही था, जबरदस्ती कौलानी गांव की एक व्यक्ति पर चोरी का मुकदमा कर दिया, जबरदस्ती, जबकि उसने उसका घोड़ा नहीं चुराया था। उसने कहा घोड़ा चुराया है। तो सारी कौलानी एक हो गई और कहा कि ये अन्याय है और हम इस एक व्यक्ति को किसी तरह से सजा नहीं होने देंगे। और उन्होंने राजा से लड़ाई मोल ले ली, उन्होंने राजा से शिकायत की। राजा उस समय सेकंड रूलर बख्तावर सिंह था, बख्तावर सिंह ने फौज भेज दी। एक हाथी सिंह नाम के सेनापति थे जिनके नेतृत्व में फौज भेजी, लेकिन हाथी सिंह को मेवों ने मिलकर हरा दिया। पूरी बाघोड़ा की पाल एक हो गई, राजा की फौज परास्त हो गई। उसके बाद राजा ने दूसरा सेनापति भेजा, उसका नाम भोपाल सिंह था। भोपाल सिंह को भी घेर घेर के मारा मेवों ने, चूंकि अरावली पहाड़ है और वहां वो छापामार लड़ाई लड़ते थे। भोपाल सिंह की भी पराजय हो गई। फिर उन्होंने कमर जहाज नाम के एक तीसरे व्यक्ति को भेजा राजा ने, उसको भी पराजित कर दिया। आखिर ये जब बहुत बड़ी समस्या, 18 साल तक वो मेवों से संघर्ष चला। वो पूरी बात कौलानी की बात में आती, पूरी। मीरासियों ने फिर उसको इतिहास की तरह कहा। ऐसे ही घासेड़ा की बात है, जब महाराजा सूरजमल भरतपुर का जो राजा था, वो जब घासेड़ा के राव बहादुर पे चढ़ा और दिल्ली पर उसने आक्रमण किया तो उसने उसको पराजित किया। वो घासेड़ा का राजा था बहादुर सिंह। घासेड़ा एक जगह है मेवात में, तो वो घासेड़ा की बात बन गई। इसी तरह से शाहजहां के ज़माने में भरतपुर जिले में एक कामा तहसील है, वहाँ 5 पहाड़ एक जगह मिलते हैं। तो वहाँ का जो चौधरी था, मेव चौधरी रायभान, वो शाहजहां के ऊँटों को लूट लिया करता था। शाहजहां की रसद जब दिल्ली से आगरा जाती थी तो बीच में मेवात पड़ता है, और मेवात से होकर के या तो जाट लूट लेते थे या मेव लूट लेते थे। ये दो का बहुत ज़्यादा चल रहा था। इसलिए आप देखते हैं भरतपुर की जो स्टेट बनी वो जाटों ने बना ली, जाटों ने स्टेट बना ली। लेकिन वो 5 पहाड़ की लड़ाई कैसे हुई, ये 5 पहाड़ की लड़ाई में है। ऐसे ही ये बातें बताती हैं कि एक ज़माने में मीणा और मेवों का रिश्ता हुआ करता था। मीणा और मेव लगभग एक ही जैसे हैं। मीणा तो वो आदिवासी हैं जो हिंदू बने रह गए, और मेव वो आदिवासी हैं जो दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से सूफियों के प्रभाव में आकर उन्होंने इस्लाम मत ग्रहण किया। सूफियों के प्रभाव में आकर, निजामुद्दीन औलिया के प्रभाव में आकर खास तौर से उन्होंने इस्लाम कबूल कर। तो इन सब पर ये सारा जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक संरचना है
उस सबको अगर हम चाहें बातों से तो इसके आधार पर हम उसका जीवन सिंह साहब वो कर सकते हैं। एक बात तो बिल्कुल तय है कि आज जो मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य री बात परंपरा है, इन बात परंपरा में समाज है, धर्म है, नीति है, दर्शन है, बहुत सारा विषय है, लेकिन वीरे साथ साथ भी में अण बातार महीने राजस्थान रो इतिहास भी निहित है। अटे इतिहास रा प्रोफेसर विराजमान है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रा, और अबार इस बात फरमाता कि मैं आज हूँ 10-12 साल पहले एक राजस्थानी बाता ने लेने एक ऐतिहासिक बाता ने लेने एक शोध पेपर तैयार करियो कि राजस्थानी बाता में इतिहास किन तरह ढलियोड़ो है ये आपने मिले। तो बहुत बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात बताई आपने। मैं आगलो आपने सवाल पूछूं उनसू पहला मैं आदरणीय प्रभात सर की जानकारी लेनी चाहूँगा। मारो आप पहले सवाल तो है कि राजस्थानी री जो को मौखिक बात परंपरा है, इन बात परंपरा ने आप किन बात देखो, या इन बात परंपरा रो जो को बात साहित्य रो कंटेंट कहीं है। आप हमारा सवाल समझ रहे हो, मैं हिंदी में आपने समझा दूं, क्योंकि मैं आज चीज़ समझ सकूं कि राजस्थानी में आप जिन क्षेत्र से आ रहा हो, निश्चित रूप से आप बटे हिंदी रो ज़्यादा प्रभाव है या मेवाती रो ज़्यादा प्रभाव है, तो अटे वो कोई बंधन नहीं है अपन माते कि मैं हिंदी भाषा में बात करी हूँ, कि मैं राजस्थानी में भाषा में बात करी हूँ, कि मैं मारवाड़ी में बात करूँ। आप मैं तो चाहूँ कि आप मेवाती में भी बात करो, आप ब्रज में भी बात करो, तो इनसु माने भी लागे कि नहीं हाँ ये सगड़ी बोलियाँ माने राजस्थानी भाषा रही है। अब आप फरमायो कि जिन तरह मेवाती जो को है वह औकारांत भाषा है, तो आ लोग मैं ही तो आ कह रहा है कि मेवाती राजस्थानी री एक बोली है, मैं आज तो कह रही हूं आप लोगों ने, और आज बात आप स्वीकार कर रही हो, बस वो समझना और फेर रो फर्क है। बाबूजी चतुर सिंह जी क्यों नहीं फेर रो फर्क है, बस समझ रो फर्क है। बाकी मैं आज लोग इस कह रही हूं कि मेवाती जो को है वह मारवाड़ी जीव राजस्थानी भाषा री एक बोली है और शहर से, और मेवाती रो भी आप रो एक साहित्य है, बटारो लोक साहित्य है, बटारो सृजनात्मक वर्तमान आधुनिक साहित्य है, और आप सब लोग भी ने जाने जो। तो मैं प्रभात सर जानना चाहूँ कि राजस्थानी जो को मौखिक बात साहित्य परंपरा है, उनरो कंटेंट आप कहीं मानो या आप इन किन रूप में बता सको, या आप कहीं मानो भी नहीं? मैं असल में पूर्वी राजस्थान से आता हूँ, और पूर्वी राजस्थान में भी ख़ास तौर से करौली, सवाई माधोपुर, दौसा ये ज़िले हैं जहाँ के लोक साहित्य के बारे में, वहाँ की मौखिक परंपरा के साहित्य के बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा। असल में राजस्थान में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, और पहला भाषा सर्वेक्षण हुआ था जॉर्ज ग्रियर्सन ने करवाया था 1911 में। उसके बाद में 2011 में प्रोफेसर गणेश देवी हैं गुजरात में, उन्होंने लोक भाषा सर्वेक्षण करवाया। तो उस सर्वेक्षण से मैं जुड़ा रहा, और वहाँ मैंने पाया कि राजस्थान में भी 33 भाषाएं हैं, लगभग 33 भाषाएं हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। और मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मेरवाड़ी है, मेरे इलाके में तलहटी है, इधर मेवाती है, हाड़ौती है, और माड़ है, जगरौटी है, बिल्ली है, पचवारा है, और न मतलब 33 के आसपास राजस्थान में भाषाएं बोली जाती हैं, और उनका अपना रीजन है, अपना इलाका है, उस इलाके में वो भाषा बोली जाती है, और उनका भरपूर समृद्ध साहित्य, और वो कई मायनों में मुझे हमारे आधुनिक साहित्य से कई मायनों में बहुत आगे का साहित्य भी लगता है, क्योंकि जिस तरह की संवेदनाएं, जिस तरह का काव्य, जिस तरह की कथाएं हैं, वो बहुत ही अद्भुत हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अगर उस मौखिक साहित्य को आधुनिक नज़रिया दे दिया जाए और कुछ ढंग से काम किया जाए, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे बिज्जी हैं, विजय दानदे था, जिन्होंने बातारी फुलवारी लिखी, और कैसे मतलब 14 खंडों का इतना बड़ा वो ग्रंथ है, और कैसे उन्होंने, और सिर्फ एक गांव बोरुंदा में रह करके और सिर्फ स्त्रियों से सुन करके उन्होंने इतनी बड़ा एक साहित्य हमारे सामने जखीरा रख दिया, और उस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नामित किया गया। तो मेरा कहना ये है कि हर रीजन में, हर छोटे से छोटे रीजन में भी बहुत सारा मौखिक साहित्य बिखरा पड़ा है, लेकिन यही है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ और उस पर काम नहीं हुआ, उसे आधुनिक दृष्टि नहीं मिली,
वो चीज़ें हैं। तो मैंने केवल ये हमारे इलाके का जो 2-3 जिलों का साहित्य है उस पर थोड़ा बहुत काम किया है। एक जगरोटी कहलाता है। हाँ, हमारा इलाका माड़ जगरोटी का इलाका कहलाता है। काली मिट्टी की वजह से वो माड़ का इलाका कहलाता है, सूखा प्रदेश है। दूसरा एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो कि बार बार आती है कि भाषा और बोली ऐसा मान लिया जाता है कि बोली जो है वो कोई छोटी चीज़ है और भाषा जो है वो कोई बड़ी चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेसर जो अब के शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री, उन्होंने एक पेपर लिखा है भाषा और बोली को लेकर। तो उन्होंने कहा है कि भाई भाषा और बोली जो है वो राजनीतिक मसला है। कब कौन शासन में है और किस भाषा को वो महत्ता दे देते हैं और वो भाषा उसको भाषा का दर्जा मिल जाता है। बहुत अच्छी बात। उदाहरण के लिए जो कभी बड़ी समृद्ध भाषाएं हुआ करती थी, अवधी और ब्रज, आज उनको बोली कह रहे हैं, हिंदी की उपबोली कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक भाषा जो काम करती है वही काम एक बोली करती है, और वो बोली को बोलने वाला चाहे एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसका अपना एक अहमियत है, अपना एक महत्व है। चूँकि उस भाषा की पूरी संस्कृति है, उसमें पूरी परंपरा है और पूरा अपना मौखिक साहित्य है। तो ये फ़र्क को मैं बहुत स्वीकार नहीं करता भाषा और बोली के। दूसरा आपने मैं बिल्कुल, अभी आपने एक बात बहुत अच्छी फरमाई थी कि विजयदान जी देथा की। तो वास्तव में विजयदान जी देथा ने जो अपनी बातारी फुलवाड़ी में काम किया है, मैं तो कई बार आ सोचूं कि विजयदान जी देथा आपने आ 14 ग्रंथारो नाम बातारी फुलवाड़ी राख्यो है, ये तो कथारी फुलवाड़ी क्यों नहीं राख्यो? वो भी तो राख सके नहीं है। बातारी फुलवाड़ी है तो इरो नाम कथारी फुलवाड़ी क्यों नहीं है? आ बात को नहीं कि विजयदान जी के बारे में विचार नहीं। हालांकि अगर मालचंद जी पधार नहीं पाया, अगर मालचंद जी पधारता तो मैं वहाँ वो सवाल जरूर करता आज कि आप मैंने जवाब दे रहे हो, क्योंकि बातारी फुलवाड़ी में जो को काम है विजयदान जी देता रहो वो अद्भुत काम है। लोगों को बातें सुनी और वहाँ बाता ने राजस्थानी आधुनिक साहित्य में वो बिल्कुल एक अनुवाद नहीं है या जो सुनी जीव नहीं है, वह बिल्कुल एक नए साहित्य रे साथे, नई संवेदना रे साथे, नया शिल्प रे साथे, नई भाषा रे साथे विनय जिन रूप में प्रस्तुत करे वो राजस्थानी वे सब बातारी फुलवाड़ी रा जो को 14 वॉल्यूम है वे राजस्थानी साहित्य रा गौरव ग्रंथ बन जावे और पूरी दुनिया में वे। लेकिन अगर आप विचार करा तो वो जो को साहित्य है वो आयो तो इन्हीं बात साहित्य हुए। तो बात साहित्य जो को आ विदा है किन्हीं रूप में कमजोर नहीं मान सका, इन्हें आप हल्की नहीं मान सका। और कथा साहित्य में इनमें ज्यादा नहीं फर्क चाहूँ। मैं प्रभात सरू जी एक और सवाल आगलो है कि जो को लोक साहित्य में आ एक मौलिक परंपरा है कथा साहित्य में, जो चाहे लोकगीत है, चाहे लोक कथा है, चाहे लोक बाता है, लोक नृत्य है, ये जो को आज रे जमाना में और उन परंपरा के बीच में आप में अंतर कहीं फर्क लागे, कहीं आप महसूस करिए हो कि उन जमाना में जो का मध्यकालीन आ परंपरा आई लोक नृत्य री, लोकगीत री, लोक कथा वारी, और आज भी परंपरा में कहीं अंतर आपने लागे? मैं फिर अपने इलाके से ही उनके उदाहरणों के जरिए ही अपनी बात रखूंगा कि हमारे यहाँ माड़ जगरोटी इलाके में बात को कहने के, एक तो बात कही जाती है कि आपने कहानी कथा की तरह कोई बात कही। दूसरा हमारे यहाँ पे उसकी अनेक शैलियाँ हैं बात कहने की, और वो काव्य और कथा का मिश्रण है एक तरह से। जैसे हमारे कन्हैया गाए जाते हैं, और कन्हैया जो गीत गाए जाते हैं उसमें कहानी बात ही होती है, कथा ही होती है, लेकिन वो गीत के माध्यम से उस कथा को कहा जाता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि 125-150 लोग एक साथ मिलके उस कथा को कहते हैं और उस कथा को गाते हैं। उसमें दोनों में परिवर्तन होता रहता है, और वो लगभग 40 मिनट तक एक गीत चलता है जिसमें वो पूरी कथा चलती। इसी तरह से एक मौखिक काव्य परंपरा है, पद हमारे यहाँ गाए जाते हैं। जैसे एक धवले हमारे यहाँ एक बहुत बड़े पोइट हैं, और उन्होंने 150 के आसपास पद रचे हैं, मतलब 150 के आसपास कथाएं कही हैं लिख दी, और उनको वो गा के कहते हैं। जैसे एक बच्चे के जन्म को लेके एक कथा उन्होंने गाई है कि चौमुख दिवला महलन में अलबेली बेगी जुड़वाजो, गाजा बाजा सु छोरा को पनघट पुजवाजो, है ना। नरसी की उन्होंने कथा गाई है
कि तेरो बाबुल बैरागी भातैया बन आवेगो, मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावेगो, है ना। तो ये मुख्य टुकड़ा होता है। उसके बाद में फिर वो पूरी कथा को गाते हैं। श्री गुण महागणाधिपति सकल कला गुण धाम, श्री गुण महागणाधिपति सकल कला गुण धाम, गिरिजा के सुत लाडले सकल संवारो काम। प्रथम पत्रिका में लिखो सरसागढ़ को नाम, नरसी समधी को लिखो मनसा सेठ सलाम। फिर है तो मतलब फिर उसमें नरसी की कथा चलती है, फिर लेकिन वो पूरा काव्य में चलता है, पीछे 40 लोग गाते हैं। तो इस तरह से पद हमारे यहाँ गाए जाते हैं, ढांचा हमारे यहाँ गाए जाते हैं, और एक पंक्ति के गीत हमारे यहाँ गाए जाते हैं, लांगुरिया गाए जाते हैं। तो अनेक शैलियाँ हैं जिनमें काव्य भी है और कथाएं भी कही जाती है। सारी की सारी बात साहित्य से ही हाँ आगे इस कथा में कन्वर्ट हुई। बाल साहित्य की प्रस्तुतियाँ किस किस तरह की हो सकती हैं, और उसको आप आश्चर्य करेंगे 50,000 तक लोग वो 2-2, 3-3 दिन के दंगल भरते हैं, और हजारों की तादाद में लोग 2-2, 3-3 रात तक उनको सुनते रहते हैं और वहाँ से हिलते नहीं। तो ये इस तरह की उस इलाके में परंपरा है। और जो खास तौर पे ऐसी कहानियाँ वो गाते हैं जो जिनमें खास जीवन मूल्य छिपे होते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कथा गाएंगे, भक्त पूर्णमल की कथा गाएंगे, ढोला मारू की कथा गाएंगे, नरसी की कथा गाएंगे, और पुराणों से और महाभारत से कथा लेते हैं, उन कथाओं को गाते हैं। और उन कथाओं को गाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है पौराणिक कथा कोई गा रहे हैं तो सीधे सीधे कि भाई महाभारत में जैसा है वैसा गा दिया, नहीं। वो उसमें अपने जीवन के सुख दुख उसमें शामिल होते हैं। जैसे कि दुर्योधन और से बलराम से अपने बेटे की सगाई करने जाता है, तो वो कहता है कि आपा दोनों ब्याह करेंगे, बखड़ेला को बढ़वा दे, थारी छोरी मारो छोरो फेड़ा पड़वा दे। तो मतलब जैसे गांव में जिस तरह से रिश्ते किए जाते हैं, उसी तरह से वो उन कथाओं को, महाभारत की और पुराणों की कथाओं को गाते हैं। बहुत बढ़िया सर। मैं आदरणीय जीवन सिंह से अगला सवाल करने चाहूँगा। और अबार जो प्रभा सर बताई वे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई कि बात जो को है 2 मिनट भी बात वह सके और 2-2 महीना तक चलन वाली लंबी बातें भी बहती। एक हो राजो एक ही रानी, दोनों मरगा खत्म कहानी। एक बात पूरी होगी। कागलारी बात, बांद्रारी बात, मिनकीरी बात, ऊंदरारी बात, हुंडा भरिया ऊंदरारी बात, पता नहीं कितना विषय ने लेन राजस्थानी साहित्य में इन तरह की बातें मिले, और ये सब रो सब मौखिक रूप हो। और ज्यादातर वो जो को बाता रे बीचलो रिश्तो परिवार में जो को रिश्तो है, और रिश्तो रहे तो दादा पोताऊं या दादी और पोताऊं, वे आप रे हर एक पीढ़ी ने इन परंपरा ने, इन साहित्यिक परंपरा ने वे अवगत कराता। और खास तौर से बाता रो प्रभाव टाबरा माते ज्यादा पड़े। तो टाबरारी बात इसमें क्योंकि जीवन सिंह सारो जो को रचना संसार है वो बाल साहित्य में तो बहुत महत्वपूर्ण काम है आपरो। तो जीवन सिंह सर में एक सवाल है आप सुमारो कि राजस्थानी बाल साहित्य जो को आधुनिक बाल साहित्य में आप कई प्रभाव देखो, कई वर्तमान जो को बाल साहित्य लिखियो जा रही है वो बाल साहित्य उन प्राचीन परंपरा सु, मध्यकालीन परंपरा सु जुड़ियोड़ो है या उन सु अलग है, या उनरा कई तत्व है जो आज नहीं मिल रहा है, या आज जो को आप बाल साहित्य में जो को चीज़ा ला रहा हो वे चीज़ा उन बाल साहित्य में नहीं है। खासकर टाबरा ने लेन जिनसे टाबर प्रेरणा ले सके, टाबर की सीख सके, उन बारे में मैं आपको जानना चाहूँ। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ आधुनिक जो युग है और हमारा मध्यकाल तक जो जमाना है हमारे देश का खास तौर से, उसमें बड़ा भारी गैप है। उसकी वजह ये है, उसका सब पे प्रभाव है, बाल साहित्य पे भी प्रभाव है और बड़ों का जो साहित्य है उसमें भी प्रभाव है, दोनों पर प्रभाव है। इसलिए है ये कि हमारे देश में जो आधुनिक काल आया, जो इस समय चल रहा है, ये आधुनिक काल अंग्रेजी शासन की वजह से आया। इसकी जड़ में अंग्रेजी शासन है, औपनिवेशिक शासन है। औपनिवेशिक सत्ता ने जैसे चाहा उस तरीके से हमारे यहाँ आधुनिकता आई। हम अपने तरीके से आधुनिक काल नहीं लाए। और दिक्कत हमारी ये है कि हमने जो राजनीतिक तंत्र अपनाया वो भी उपनिवेशवादियों का ही अपना लिया, वैसा का वैसा ही।
कारण उसका यह है कि आधुनिक दृष्टि से हमने बहुत सोचा नहीं है, सोचा विचारा नहीं है, और हम मध्यकाल में रहने के लिए ही अभिशप्त रहते हैं हमेशा। प्राचीन काल तो हमसे बहुत दूर है, वो तो हमारे धर्मशास्त्रों में आता है बस। और उसके बाद मध्यकाल जो हमारे सामने रहा 1000 साल का लगभग, उस 1000 साल का मध्यकाल ही हमको प्रभावित किए हुए आज भी। और आधुनिक जो प्रवृत्तियां हैं वो हम में बहुत कम हैं। आप देख लीजिए, विज्ञान की जो प्रगति हुई है दुनिया में, उसके अनुसार हम नहीं सोचते हैं, और सोचते ही हमें यह लगने लगता है कि हम अपनी चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। जैसे हम वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं तो हमारी पुरानी पीढ़ी कहने लगती है कि ये तो सब अपनी परंपरा से कट गए, ये तो अलग चले गए। ये हमारा द्वंद्व है, वो सब जगह साहित्य में प्रकट होता है कि हम पुराने की रक्षा करते हुए अपने जीवन को आधुनिक कैसे बनाएं। हमने ड्रेस में आधुनिक बना रखा है, हमने परिवहन में आधुनिक बना रखा है, हमने विज्ञान की शिक्षा देने में आधुनिक बना रखा है, लेकिन वैचारिक रूप से हम बड़े मध्यकालीन हैं आज भी। ये बहुत बड़ा संकट है। इसलिए हम अपनी बोली और भाषाओं का भी सही तरह से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उसका उपचार नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और दोनों का रिश्ता कायम नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेवात और ब्रजवाल इलाके की, छोटी छोटी बातें। दो तरह से बात की जो संरचना है वो दो तरह से होती है। एक तो बात होती है बहुत डायरेक्ट संवाद के रूप में, जैसे माँ, दादी, नानी ये अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, और पुरुष लोग अलाव पर बैठ कर के कहानी सुनते हैं और कहते हैं एक दूसरे की। ये तो छोटी कहानियों की संरचना है। और बड़ी कहानियों का निर्माण करते हैं मीरासी, भाट, नट, ये लोग बड़ी कहानियों का निर्माण करते हैं। जैसे मेवात में पंडून का कड़ा निर्माण किया महाभारत के आधार पर एक सादल्ला नाम के मेव ने। 18वीं शताब्दी में एक सादल्ला नाम का मेव हुआ जिस पर महाभारत का बहुत प्रभाव पड़ा। महाभारत वो सुनता था लेकिन बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए महाभारत को उसने मेवाती में उसका वो किया, और मेवात की का जो भूगोल इतिहास है वो उसमें व्यक्त किया। भाषा को जो बोली है मेवाती की उसको उसमें बदल दिया, तो वो लंबा इतिहास लिखा, लंबी बात लिखी। तो बातों की जो संरचना है वो दोनों तरह की है। और छोटी संरचना ये है, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि एक पानी भरने पनिहारिन जो थी, वो जवान लड़की थी, वो पानी भरने के लिए कुएं पर गई, और कुएं पर एक पंडित जी बैठे हुए थे जो भोजन कर रहे थे, भोजन करने को तैयारी कर रहे थे। पानी था, कहीं रास्ते से चले हुए आ रहे थे, वहाँ बैठ गए, और वहाँ महुए का एक पेड़ था, उस महुए के पेड़ की छाया उस कुएं पर पड़ रही थी। तो देखिए, वो जवान लड़की जो पुत्र वधू थी किसी की, वो पानी भरने गई। पुत्र वधू ने पहले कहा, पंडित जी से पहले कहा कि बाप को नाम सो बेटा को नाम, नाती को नाम कुछ और, या फाड़ी को अर्थ बता के पांडे जी तब भरियो कौर, भोजन तब करना, पहले इसको बता। तो पहले बांध देते थे, जैसे बारात में लोग कहते थे पत्तल को बांध दिया है, अब पहले इसको खोलो तो भोजन करो, और जब तक खुलती नहीं थी तो कोई भी भोजन नहीं करता था बारातों में। तो ऐसे ही उस पुत्र वधू ने पंडित जी को बांध दिया, रोक दिया, और पंडित जी उसी समय भोजन करने से रुक गए। तो पंडित जी को भी सूझी कि मुझे तो इसने रोक दिया, मैं भी इसको रोकूं पानी भरने से। पंडित जी ने कहा, आताल वा के घोंसला, पाताल वा के अंडा, या फाड़ी को अर्थ बता के जबर उठाइयो हंडा। उसने उनको बांध दिया। ये बात है छोटी छोटी जो कहते हैं, हमारे दादाजी हमसे कहते थे, सुनाते थे, अक्सर बिठा लेते थे और तब इन कहानियों को सुनाया करते थे। और हमसे भी पूछते थे कि ऐसी फाड़ी कोई बता दे। पहले क्या था, दूल्हे जब ससुराल में जाता था तो सास तो नहीं, जो भावज जो ननद इत्यादि जो हुआ करती थी, जो सलहज इत्यादि हुआ करती थी, वो भी फाड़ी आड़ती थी और दूल्हे को उत्तर देना पड़ता था और पूरी पूरी रात निकल जाती थी। इसलिए दादा और पिता बच्चों को सिखाया करते थे कि ये पहेलियां हैं। तो वो पंडित जी ने भी बांध दिया
कि आतालवा के घोंसला जीवन सिंह साहब मारने आटे भी मारवाड़ में है बीन राजो जिन टाइम जावे तोड़ माते भी इनके बाहर खोलो। हाँ बाहर खोल, वही है तो इन्हें भी बाहर खोलना पड़े। ये बातों में पुराया हुआ है हमारा जो सांस्कृतिक जीवन है। आयो भाई मारनोन आयो पाडो मारनोन खोलो भाई मारनो कई व्यंगे में भी इन तरह की बात राजस्थानी में ये बात किस तरह से हमारी जिंदगी में पुरोई हुई है। तो आताल वाके घोंसला पाताल वाके अंडा और या फाड़ी को अर्थ बता के जबर उठाइयो हंडा। अब पंडित जी भी अपनी जगह बैठे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, और जो पुत्र वधू है किसी की पानी भरने आई है वो पानी लेके घर नहीं जा रही है। तो घर में सास को चिंता हुई कि अब तक हो गई, घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ये आ क्यों नहीं रही है। तो सास वहाँ पहुंची, सास ने देखा ये तो दोनों ही एक बात कह रहे हैं, वो भी बाप को नाम सो बेटा को नाम, नाती को नाम कुछ और, वो भी इस महुए पे ही कह रहा है। महुए का जो पेड़ होता है, बाप के पेड़ का नाम भी महुआ होता है और उसमें फल लगता है, उसका नाम भी महुआ होता है। लेकिन उसमें से जो गुठली निकलती है, उस महुए में से गुठली, वो जो गुठली निकलती है उसका ध्यान है, वो नाती का नाम कुछ और। ये नाम बदल गए हैं, 2 बाप और बेटे का नाम एक, वो ही कह रही थी। और आतालवा के घोंसला, आसमान में वो महुआ लगा हुआ है, और पातालवा के अंडा, और वो महुआ पानी में दिखाई दे रहा है, परछाई उसकी पानी में पड़ रही है। तो उसने भी वही महुए के पेड़ पे कहा। तो सास ने समझा इस बात को, सास ने कहा अच्छा ये पेच फंसा हुआ है दोनों का। दोनों ने बताया कि ये फाड़ी है। उसने एक ही समाधान किया, एकज पिए मदगज रहे एकज चाले घानी, और तू तो पांडे रोटी जेले तू भर ले चल पानी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एकज पिए, ये महुआ है जिसको पीने से, जिसकी शराब पीने से हाथी भी झूमने लगता है। एकज पिए मदगज गए हैं एकज चाले घानी, और महुए का तेल भी निकलता है। तुम दोनों एक ही बात कह रहे हो, दोनों की बात महुए पर ही कही गई है। इसलिए सास ने समाधान किया। आप देखिए, सास बहू पंडित जी हारते नहीं आसान तौर पर, लेकिन हमारी महिलाएं पंडितों को भी हरा देती है। बिल्कुल, मात्र शक्ति अपना में बहुत। तो एकज पिए मदगज रहे एकज चाले घानी, और तू तो पांडे रोटी जेले तू भर ले चल पानी। ऐसे छोटी छोटी बात हजारों की संख्या में हैं जिनको दादा दादी नाना नानी ये सुनाया करते थे, और हमारे जीवन में उससे समृद्धि होती थी, हमारा एलिनिएशन दूर होता था, हमारा अलगाव दूर होता था, और हमारी प्रत्युत्पन्न मति होती थी। प्रेजेंस ऑफ माइंड आदमी को कैसे होना चाहिए, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अब आदमी का नहीं है, वो हर चीज़ को रट करके कहता है, पूछ करके कहता है। तो ये हमारी जो सारी बातें हैं ये प्रत्युत्पन्न मति का उदाहरण है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आदमी के दिमाग को पैना करना, ये है। एक और मैं बात जानना चाहूँ, जीवन सिंह साहब जो बातें बताई वास्तव में एक अद्भुत बातें हैं, और उन्हीं कड़ी में अगली बात एक प्रवास सरू में जानना चाहूँ कि सर अपा जिन बातां री बात कर रही हाँ, आप बार बार कह रही हैं कि आए के मध्यकालीन राजस्थानी री जूनी परंपरा है, साहित्यिक विधा है, लेकिन वो भी तो वैसे के कि आज को बात साहित्य जिन आप आज बात कर रही हैं वहाँ एक आर्ट है, एक कला है। आप देखो जो कोई पुरानी बातें कहने वाला लोग है वह ना बात पोस कहवा, और कई जातियां विशेष लोग भी बात कहने में माहिर रहता, बात असल में कहने कला है। तो कई वास्तव में बात साहित्य ज़्यादा कला है या कला ज़्यादा एक साहित्य पार्ट है? कहीं वास्तव में एक कला तो नहीं है, आप इन्हें कला ज़्यादा मानो या एक साहित्यिक रूप ज़्यादा मानो? मुझे लगता है कि कला उसकी जैसे कथा साहित्य तो उसमें कहन की कला है, किस्सा गोई है, भाषा के अपने मुहावरे हैं, और अगर वो काव्य में आता है तो एक जैसे गीतों की जैसे हमारे कन्हैया है, तो कन्हैयाओं की 250-300 साल पुरानी परंपरा है, तो वो नहीं बदला है, ढांचा नहीं बदला है गीत का, पदों का ढांचा नहीं बदला है ना, वो वही है, उसी क्राफ्ट में कहते हैं, लेकिन वो बात आधुनिक कहते हैं, बात वो अपने समय की कहते हैं, अपने समय के सुख दुखों को वो कहते हैं। तो इस तरह से तो उसमें कला भी है और उसमें साहित्य भी। अब जैसे उदाहरण के लिए एक बाघ के, कृष्ण के बाघ के विध्वंस की एक कहानी है कि जिसमें हनुमान जो है कृष्ण के बाघ का विध्वंस कर देते। तो उसको कैसे मौखिक काव्य परंपरा के कवि ने कहा कि बंदर घुसगो बागन में को खाई रहे पेच अकेली की, कर दी बर्बादी तोराड़ी बेल चमेली की।
अब मतलब कि विध्वंस इतना बड़ा हुआ है, लेकिन कवि ने उसको ये कहा है कि चमेली की बेल तोड़ दी, है ना। तो कितने नाजुक तरीके से, कितने कोमल तरीके से कहा है। तो ये जो कहन है वो उसकी अपनी है, वो उसकी नई कहन है, मतलब, है ना। तो इसी तरह से जैसे पुराणों की कथा है समुद्र मंथन की, हिलमिल इमरत पीवासु हो जाएगी काया अम्बर की, बासिक नाग बुला लो कर लो छाछ समंदर की, कि समुद्र का मंथन कर लो, कि उसकी छाछ कर लो, बासिक नाग को बुला लो, और फिर उसमें से क्या क्या निकले उसको वहाँ का कवि 2 पंक्तियों में कह देता है। काम धेनु वृष वारुणी शंख धनस मणिबाज, रंभा लक्ष्मी वैद विष शशि अमृत गजराज, है ना, कि 14 ये रत्न उसमें निकले। तो अब ये कैसे आप 2 पंक्ति में इन 14 रत्नों को आप कह रहे हैं, तो ये कला है। अगर ये कला नहीं हो तो ये बात उतनी आसानी से संप्रेषित भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि उसका साहित्यिक महत्व इस बात में है कि अपने जीवन के सुख दुखों को वो कितना गहराई से और कितनी संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त कर पाता है। और कला ये है कि वो उसमें क्या किस तरह के छंद काम में लेता है, किस तरह की नई धुनें बनाता है, और पुरानी से क्या लेता है, नया उसमें क्या सृजित करता है। तो ये मतलब कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है। ठहरी हुई चीज़ होती तो वो वही उसका रूप रहता, लेकिन ये निरंतर बदलता भी जाता है। प्रभात सर, मैं अंतिम सवाल आदरणीय जीवन सिंह से पूछूला, उनसे पहला एक सवाल मैं आप पूछने चाहूँ। आपसे मारो सवाल है कि अगर आप भारतीय भाषाओं में देखा तो 2 बड़ा महाकाव्य रामायण और महाभारत है। ये जो को या पौराणिक कथावां है, वहाँ अपना चरित्र भी है, वहाँ कथावां भी है, वाने आधार बनाए अगर कोई नयो सृजन करे तो वीरे मौलिकता माते सवाल आरोप नहीं लागे कि इनरी मौलिक रचना नहीं है। राजस्थानी बात साहित्य माते फगत विजयदान जी देथा ही काम नहीं करियो, इन अलावा भी और रचनाकार है। और वहाँ रचनाकारा में लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत भी एक बहुत बड़ो नाम है, जो को बात साहित्य माते आपरी कलम चलाई। लेकिन वो एक दुर्भाग्य मानू मैं इन्हें कि विजयदान जी देथारी बात साहित्य माते तो आरोप लगावे वाणी मौलिकता माते एक नहीं साहब कई जगह पार के वाणो मौलिक रचना नहीं है, जबकि बिल्कुल आ दावेरे साथे है कि आ वाणी ये मौलिक रचनावा है। क्योंकि वाणी जो को कथा है, वाणी जो को शिल्प है, वाणी जो को भाव है, वाणी जो को भाषा है, वह बिल्कुल अलग है। लेकिन दूसरा रचनाकार माते वो मौलिकता आरोप नहीं लागे, कई माते लागे। तो वो कई कारण है कि जब बात साहित्य वाइज परंपरा है, एक लेखक लिख रही हो तो फिर माते आरोप लाग रही है, दूसरो लेखक उन्हीं परंपरा ने आगे लेना आ रही है तो फिर माते आरोप नहीं लाग रही है। तो आज जो को आरोप लगाउं रही या नहीं लगाउं रही आ व्यक्तिगत चीज है, इन आप कहीं मानो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विजयदान देथा जी ने जो काम किया है वो मौलिक काम है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लोक कथाओं को उठाया और जो का त्यों लिख दिया। अगर वो उसी तरह से लिख देते और उनका ग्रंथ बनाते तो उनको कौन पढ़ता। उन्होंने उन कथाओं को आधुनिक दृष्टि दी, नई भाषा दी। भाषा मारवाड़ी है, लेकिन उन्होंने जो नज़रिया दिया और उसको कहन को कई, एक कथा का एक ही रूप नहीं मिलता, एक कथा कई रूपों में मिलती है। उन्होंने उस सर्वश्रेष्ठ रूप को चुना या मिला करके एक नई कथा सृजित की, तो उसका बहुत अपना महत्व है। और वो मैं मानता हूँ कि वो मौलिक है, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर उसी रूप में होती तो उसे शायद ही कोई पढ़ता। लेकिन जिस तरह से बातारी फुलवारी में उन्होंने वो आधुनिक नज़रिए के साथ लिखा है तो उसको पूरी दुनिया उसको पढ़ना चाहती है। तो तो इसकी मौलिकता पे कोई सवाल नहीं है। और कोई भी अगर उस लेवल का काम करता है जैसा कि विजयदान देथा जी ने किया तो निश्चित रूप से वो मौलिक कहा जाएगा और वो सराहा जाएगा, है ना। लेकिन वैसा काम करना हर किसी के बूते की बात नहीं है कि लोक कथा को अपने तरह से लिख दो और मैंने पुनर्सृजन कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। पुनर्सृजन करना भी मतलब मौलिक काम ही है, और जो करेगा वो उसको मान्यता भी मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात सर, आप बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। और मैं आदरजोग जीवन सिंह सासू मारो एक आखिरी सवाल है सेशन रो कि राजस्थानी प्रेमाख्यान साहित्य है, उन प्रेमाख्यान साहित्य में भी बात परंपरा रो बहुत ही सबड़ो रूप सामने आवे। और
राजस्थानी प्रेमाख्यान री जब अगर आप बात करें तो उन प्रेमाख्यान परंपरा री जो को बात परंपरा ही जो को मोक समाज रे महीने लोक रे महीने जो को बात री लौकिक परंपरा ही मौखिक परंपरा ही उन परंपरा ने लेन लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत बहुत सारी कहानियां भी लिखी है जो कि बाकायदा वे राजस्थानी बात साहित्य री परंपराओं आवड़ी है। तो मैं जीवन सिंह से आज जानने चाहूँ कि इन बाबत आप लोग का ही मानना है कि वास्तव में जो को राजस्थानी प्रेमाख्यान परंपरा है एक समय बाद तो वे लिखी गा लेकिन समाज रे महीने राजस्थान खास तौर से राजस्थानी समाज रे महीने मूल रूप से वे मौखिक परंपरा जैसे डोला मारू प्रेमाख्यान है लोक प्रचलित हो तो इन बाबत आप लोग का ही मानना है वो आप थोड़ा मैंने बता दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजपुरोहित साहब, मैं समर्थन करता हूं इनकी बात का। सारा जो नागर साहित्य है या शिष्ट साहित्य है वो सब मौखिक साहित्य पर कहीं ना कहीं टिका हुआ है, वाचिक परंपरा से वो जुड़ा हुआ है। आज हमको ऐसा लगता है सारा साहित्य और सारे साहित्य के केंद्र में अगर कोई चीज़ है, सारे साहित्य के केंद्र में एक मुक्तक को थोड़ा छोड़ दीजिए, मुक्तक काव्य रूप को, बाकी जितने भी काव्य रूप हैं उन सब के केंद्र में बात होती है। सबके केंद्र में महाकाव्य के केंद्र में बात होती है, खंड काव्य के केंद्र में बात होती है, उपन्यास के केंद्र में बात होती है, कहानी के केंद्र में बात होती है, नाटक के केंद्र में बात होती है। कहाँ बात नहीं है बताइए? बात के बिना तो बात बन ही नहीं सकती। अगर बात नहीं है तो बात नहीं बन सकती, बिना बात नहीं बन सकती। दुनिया में कुछ भी नहीं है बात के बिना। और बिगड़ती क्या है? जब दुनिया में बिगड़ता है तो क्या बिगड़ती है? बात बिगड़ती है। वैसे भी बहुत बड़ी बात बिगड़ती है। और बनता है तब क्या बनता है? बात बन गई, बात बनती है, बात ही बनती है, बात ही बिगड़ती है। यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है लेकिन बात बन नहीं रही है। इस समय बात बिगड़ रही है। हम कहेंगे भैया दोनों में युद्ध बंद होना चाहिए जिससे बात बन जाए। तो बात का मुहावरा तो इतना जबरदस्त है कि बात के बिना तो मैं समझता हूँ जिंदगी ही नहीं है। और हम क्या है, हम लोग अगर असफल होते हैं जिंदगी में तो किसी न किसी बात में असफल होते हैं, वो बात में ही असफल होते हैं और कोई बात नहीं है। और साहब वो तो साहब बात को पक्को है, ये क्या है? वो आदमी तो ऐसा है, हमारे यहाँ कहते हैं बात को पक्को है, जान चली जाएगी पर बात ना जाएगी, बात नहीं जाएगी। ये बात बहुत बड़ी बात है। और हमारे एक लोग कहावत है कि भैया खाए बिना रह जाऊंगा पर कहे बिना नहीं रहेगा। खाए बिना रह जाते बिना नहीं रहे, खवाए चाहे मत खवाए पर कहे बिना ना रहूंगा। तो ये क्या है? ये बात की ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बात की, कला की जहां बात हो रही थी उसमें अगर कला को देखें, देखिए कला ये होती है, एक सास बहू दोनों थी। बहू ऐसी आई पढ़ी लिखी कि वो हर बात कविता में कहती थी, हर बात। तो सास ने एक बार कहा बात बहू से कि देख जा पड़ोसन से उड़द लिया, घर में उड़द की दाल की जरूरत है, उड़द लिया और उड़द, अब उसको उसने तो फंसाया बहू को कि अब ये कैसे कहेगी कविता में इस बात को, ये कविता में तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे कहेगी? उड़द लाए ये ला। अब देखिए बहू का, देखिए कला, देखिए। अब गई पड़ोस में और वो सुन रही थी पीछे से। उसने कहा श्याम वरण मुख उज्ज्वल केता, श्याम वरण मुख उज्ज्वल केता। उड़द का जो है वो रंग काला होता है लेकिन एक जगह सफेद होता है। श्याम वरण मुख उज्ज्वल केता किस भाव दिए हैं? वो जो पड़ोसन थी वो भी समझती थी। उसने कहा उड़द लेने आई है ये, श्याम वरण मुख उज्ज्वल केता। तो पड़ोसन ने भी कहा रावण शीस मंदोदरी जेता। रावण के 10 शीस और 1 मंदोदरी का 11 किलो के दूंगी, 11 शेर के, 1 रुपए में 11 शेर उड़द दूंगी। तो श्याम वरण मुख उज्ज्वल केता, रावण शीस मंदोदरी जेता। तो उसने कहा फिर हनु पिता कर लूंगी, हनु पिता कर लूंगी। हनु पिता बन हवा, हनुमान जी के पिता कौन? हवा, पवन। फटकार के कर लूंगी, हवा करके। अगर 11 किलो साफ करके लूंगी, छादड़ा में गालन, इसमें अड़िया नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा हनु पिता कर लूंगी। तो उसने कहा 7 समंदर दूंगी। अगर हनु पिता करके लेगी तो 7 किलो के दूंगी, 7 शेर के दूंगी, फिर 11 शेर के नहीं दूंगी। तो उसने कहा 5 पंडा लाऊं कि पसेरी लाऊं? 5 पंडा पंसेरी लाऊं, 5 पंडा लाऊं। तो उसने कहा 7 फूस घर आऊं।
सास के पास जा रही हूँ, सासू जी अगर ने पूछ सास कह पास देगी, हूँ मैं। सासू जी कह देंगी कि जा ले आ 5 किलो के, कहाँ तो 11 किलो और कहाँ 5 किलो। 5 किलो। ये कला है, ये कला है, और ये बात सही ये थी। सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्रियों का हम तो अब स्त्री विमर्श करते रहते हैं, कितना आदर स्त्री का है, कितना आदर है और कितनी बुद्धिमान है वो, किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचती है, ये मध्यकाल के बारे में हम कह सकते हैं। ऐसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक पुत्रवधू जब आई तो अपने जेठ को जेठ जी भी नहीं कहती थी। वो नाम लेना तो बहुत दूर की बात है, अब तो हर आदमी नाम लेता है, पहले नाम तो लेते ही नहीं थे, अब तो पति पत्नी का नाम लेता, पत्नी पति का नाम लेता, और खूब ये सारा हमारे ऊपर असर है। पहले वो जेठ जी को जेठ जी भी नहीं कहती थी। तो एक बार उसकी परीक्षा हुई, रास्ते में जेठ जी मिल गए, अब वो उसको देर हो गई, अब जेठ जी हटे नहीं, बात कर रहे थे किसी से, तो वो भी खड़ी हो गई, पीठ मोड़ के खड़ी हो जाती थी पहले महिलाएं, तो वो खड़ी हो गई, तो घंटे 2 घंटे हो गए वो बात करते, उनको पता नहीं था कि बहू यहाँ खड़ी हुई है। वो देरी से पहुंची तो सास ने पूछा, अब तो ये जेठ का नाम लेगी, अब क्या कहेगी, कौन खड़ा था बीच में, तो अब तो जेठ कहेगी। तो उसने कहा, साढ़ पहले आत है बैसाख पिछले पाक, वाह, और वो तो ठाडे गैल में मैं कैसे आऊं साथ। साढ़ पहले आता, साढ़ के जो पहले आता है, और बैसाख पिछले पाक, और बैसाख के बाद में आता है, वो तो ठाड़े गैल में मैं कैसे आऊं। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही बढ़िया साहब, लेकिन बड़ी प्रत्युत्पन्न वाली बातें हैं, और इस तरह से हमारी जो जिंदगी है वो खुशहाल भी होती है, और एक तरह से हम लोग अपनी संस्कृति को भी इससे रचते हैं, अपने रिश्तों को भी बड़ा बनाते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ, बात से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। बहुत 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 ही खूबसूरत बताई सारी बातें आप। और मैं आज इन अंजस रे मंच सो सम्मानजोग आदरणीय जीवन सिंह सा और आदरणीय प्रभात सर वास्ते कहने चाहूँगा कि मोहब्बतरा सेनाण मिटावण मत आफड़, आ जीवन री जोत सदा जगमग करसी, आ जीवन री जोत सदा जगमग करसी। मैं इन मंच का निसो रेखता फाउंडेशन और अंजस महोत्सव री पूरी टीम ने धन्यवाद देनी चाहूँ, आभार ज्ञापित करनी चाहूँ। आदर जो कवि डॉक्टर नारायण सिंह जी भाटी रहीण द्वारा साथे के अंजसे धर्मे अंजसा, अंजसे सह इतिहास, अंजससी सह पीढ़ियां प्राची तणो प्रकाश। इन वास्ते राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति और कला रे वास्ते जो को 2 दिन रो महोत्सव करियो है, निश्चित रूप से राजस्थानी समाज इन माते गर्व करे, अंजस करे। और इन पंडाल में आप सब लोग विराजमान इन सेशन ने सुनिया हो, आगे माननीय आदर जोग लक्ष्मण लाल साहब विराजिया है, भंवरलाल जी विराजिया है, साथ युवा पीढ़ी है, लारे जयपुर से पधारे जगदीश जी है, संतोष जी है, बहुत सारा चेहरा मैंने दिख रही है। मैं आप सब ने इनमें जो को पंडाल में विराजमान है सवारों में अंतश्री गहराइयों आभार ज्ञापित करूं कि आप सब लोग माने सुनिया। जय राजस्थान, जय राजस्थान। हम भी हमारी दोनों की तरफ से आप सभी का आपने बहुत प्यार से हमको सुना, यहाँ से उठ के नहीं गए। हमें लग रहा था कि भाई जोधपुर के वो हैं, हम तो मारवाड़ी में बोलेंगे नहीं, तो हमारी बात को नहीं जीवन सिंह साहब, वास्तव में आप जो बातें भी बताई नहीं, कहीं आपने जो बातें बताई सबको वास्तव में बहुत अच्छी लगी, कहीं उठ के न चले जाएं। तो मैं धन्यवाद देते हुए मेवाती का एक दोहा कहता हूँ। मेवाती, स्वागत है सर, स्वागत है। कौन काई के आए है दानों पानी लाए, और भाई भेड़ा हो तो करनी में रस आए। कौन काई के आए है दानों पानी लाए, और भाई भेड़ा हो तो करनी में रस आए। तो अब सब भाई भेड़े हुए हैं, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो मेवाती में कहा, इकलो दौड़ा होए दसन को कैसे लूटे, और इकलो तोबजी हो किलो वसु कैसे टूटे, और भजन एकलो होए दिल को फाटक कैसे खूटे, और इकलो बैठे गानलू ना बने है गीत, और इकला तो वही भला जो जंगल तपा अतीत। बहुत बहुत धन्यवाद।